जस्टिस मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर अक़लियत में हैं, अक्सरियती वोट दूसरी तरफ हैं। वो ये खत लिखते हैं अपने सियासी बयानियां बनाने के लिए। ये ऐसे ही खत हैं जैसे इमरान खान आर्मी चीफ को लिखते थे। एक तरफ ये कहते हैं कि जब तक जहांगीरी साहब की सनद जाली साबित न हो जाए उनको काम करने दिया जाए, और सरफराज डोगर वाले मामले पे ये कहते हैं कि चूंकि उनकी अपील अभी पेंडिंग है लिहाजा उनको काम ना करने दिया जाए। कल को जब इमरान खान मुंह पर बाल्टी पहन कर चलते थे वो खौफजदा थे। कुंडी साहब से पीपल्स पार्टी नाराज है तो वो चेंज हो सकते हैं। ये अलग बात है कि बिलावल उनसे नाराज हैं और बिलावल वहाँ पे किसी और को गवर्नर बनाना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मुज़म्मिल सोहवर्दी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूँ आपकी मेजबान इकरा रियाज। हमारे साथ मौजूद है मुज़म्मिल सोहवर्दी। अस्सलाम वालेकुम मुज़म्मिल साहब, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं, कैसी तबीयत है आपकी? अल्लाह का शुक्र है सर। आई एम श्योर हमारे नाज़रीन भी खैरियत से होंगे। तो मुज़म्मिल साहब, लॉ का आगाज करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जस्टिस मंसूर और मुनीब की जानिब से 13 और 17 अक्टूबर को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखे गए 2 खत सामने आए हैं। सवाल बड़ा सीधा है, जजेस की लड़ाइयां कब और कैसे खत्म होगी? मेरे ख्याल में इन खतों की अब अहमियत खत्म हो गई है। वो क्या कहते हैं ना, रोज रोज का तेरा आना कदर खो देता है। ये रोज रोज के खतों के आने ने खतों की कदर खो दी है। सबको पता है जस्टिस मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर अक़लियत में हैं, अक्सरियती वोट दूसरी तरफ हैं। उनकी बात सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, जुडिशल कमीशन में नहीं मानी जाती क्योंकि दूसरी तरफ अक्सरियत होती है। और जब उनकी बात नहीं मानी जाती तो वो ये खत अपने सियासी बयानिए के तौर पे लिखते हैं। उनको पता होता है कि उनकी बात मुस्तरद हो गई हुई है, वोट आउट हो गई हुई है, अक्सरियत ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया है। वो ये खत लिखते हैं अपने सियासी बयानियां बनाने के लिए। और सियासी बयान, मैं इनको सियासी खत समझता हूँ, मैं इनको कोई जुडिशियल खत नहीं समझता। मैं इनको, क्योंकि ये खत चीफ जस्टिस को पहुंचने से पहले मीडिया को पहुंचते हैं, बाकायदगी से मीडिया को दिए जाते हैं, और फिर मीडिया के जरिए इन खतूत पर बयानियां बनाया जाता है। तो मुझे ये लगता है कि ये सियासी खत हैं। ये ऐसे ही खत हैं जैसे इमरान खान आर्मी चीफ को लिखते थे। ठीक है ना, ये वो खुले खत हैं जो सियासतदान एक दूसरे को लिखते हैं। तो ये मंसूर अली शाह भी सियासी खत लिखते हैं। मैं इनको कोई जुडिशियल खत नहीं समझता। मैं समझता हूँ कि जब उनकी बात नहीं मानी जाती है तो वो अपना एक सियासी बयानिया बनाने के लिए ये खत लिखते हैं। मुज़म्मिल साहब, आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में 26 बयानी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत हुई है और देखा गया जो वकील साहिबान थे उनका तमाम जो जोर था वो इसलिए इस पर था कि फुल बेंच जो है वो तश्कील कर दिया जाए। आपको क्या लगता है? मैंने पढ़े हैं उसमें जजेस के रिमार्क्स भी। उसमें जजेस ये कह रहे हैं कि फिर तो हमें पहले 26वीं आईनी तरमीम मुअत्तल करनी पड़ेगी। जब तक 26वीं आईनी तरमीम बहाल है तब तक तो फुल कोर्ट नहीं बन सकता। फुल कोर्ट बनाने के लिए आपको पहले 26वीं आईनी तरमीम का फैसला करना है, और फैसला आईनी बेंच ने करना है। और जी। ये कोई उमर था बंदयाल साहब की अदालत तो नहीं है कि कानून बनने से पहले ही कानून खत्म कर दिया जाए। आपको याद है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल अभी कानून बना ही नहीं था तो उन्होंने कानून मुअत्तल कर दिया था, जिसकी पूरी दुनिया की अदालती तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। ये तो कोई उस किस्म का इंसाफ चाहते हैं जो एक्स्ट्रा जुडिशियल या एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल हो। मैंने पहले भी कहा है कि आइन के अंदर अब फुल कोर्ट का कोई जवाब मौजूद नहीं है। फुल कोर्ट के सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं। अब आईनी बेंच ही फुल कोर्ट समझा जाए। मेरे ख्याल में वकला के इन दलाइल में कोई वजन नहीं है, और बिलाखिर ये आईनी बेंच ही 26वीं तरमीम के फैसले करेगा। मुझे फुल कोर्ट बनता नजर नहीं आ रहा। तो मुजम्मिल साहब, ये क्या माजरा है कि एक तरफ ख्वास गुजार वकील ने एतराज उठाया कि बेंचों की तश्कील में उनके फरीक मुखालिफ का पलड़ा भारी है। इंसाफ का तकाजा है क्या कि जिसका पलड़ा भारी हो, बराबर हो, या पलड़ा मैटर करता है? ये तो दुरुस्त एतराज है या फिर नहीं? ये तो ऐसी ही है जैसे आईनी बेंच में कुछ लोगों की राय वकील साहब के मौकफ से खिलाफ हो, तो वकील साहब कहते हैं कि बेंच में मेरे मौकफ के हामी जजेस की तादाद कम है और मेरे मौकफ के खिलाफ जजेस की तादाद ज्यादा है, लिहाजा मैं बेंच नहीं मानता। बड़ी फजूल सी दलील दी गई है। मुझे नहीं लगता कि इसका कोई कानून और आइन में कहाँ लिखा है कि अगर आपके मौकफ के हक में कम लोग हैं तो आप उस चीज को नहीं मानेंगे। मेरे ख्याल में अक्सरियत का फैसला माना जाएगा, अक्सरियत मानी जाएगी। मुझे नहीं लगता ये वकला के ये दलाइल शायद कुछ सियासी तो मानी रखते हो, लेकिन आईनी और कानूनी मायने नहीं रखते हैं। देखिए ना, एक बेंच बना है, उसके अक्सरियती जजों का फैसला माना जाएगा। बेंच के अक्सरियती जजों का फैसला माना जाएगा। पार्लियामेंट में अक्सरियती का फैसला माना जाएगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में अक्सरियती अरकान का फैसला माना जाएगा। जुडिशल कमीशन में अक्सरियती अरकान का फैसला माना जाएगा। कहाँ आइन में लिखा है कि अकलियत का फैसला माना जाएगा?
हर जगह अक्सरियत का फैसला मानने की बात है, तो ये वकील साहब को अक्सरियत के फैसले पर एतराज है, तो मुझे नहीं समझ आया ये क्या एतराज कर रहे हैं। मुजम्मिल साहब, ये क्या वजह है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट सरफराज डोगर के सुप्रीम जुडिशल काउंसिल बैठने पर एतराज किया जाता है? ये एतराज क्यों किया जाता है? और सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा अपील के फैसले तक उन्हें रोका जाए, ये भी कहा जा रहा है। देखिए, ये अजीब मंतक है। एक तरफ ये कहते हैं कि जब तक जहांगीरी साहब की सनद जाली साबित ना हो जाए उनको काम करने दिया जाए, उन्हें काम करने से ना रोका जाए, चाहे उनकी अपीलें सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, हाई कोर्ट में पेंडिंग है, लेकिन उन्हें काम करने दिया जाए। और सरफराज डोगर वाले मामले पे ये कहते हैं कि चूंकि उनकी अपील अभी पेंडिंग है, लिहाजा उनको काम ना करने दिया जाए। दो अलग अलग मौकफ है, जहांगीरी के लिए और मौकफ है, डोगर सरफराज डोगर के लिए और मौकफ है। ये हमारे इन जजेस का। सरफराज डोगर इस वक्त सीनियर मोस्ट जज हैं, चीफ जस्टिस हैं हाई कोर्ट्स में। चारों हाई कोर्ट्स में वो सबसे सीनियर चीफ जस्टिस हैं। इसी वजह से उनको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शामिल किया गया। अब ये कहते हैं कि जी कल को अगर उनकी सीनियरिटी खत्म हो गई तो फिर वो क्या होगा, भाई कल को अगर उनकी सीनियरिटी कायम रह गई तो फिर क्या होगा, ये कल को का किसको पता है। आज वो सीनियर मोस्ट हैं, इसलिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में बैठे हैं। जब तक उनकी सीनियरिटी खत्म नहीं होती, जब तक उनकी सीनियरिटी के खिलाफ कोई फैसला नहीं आता, अभी तक तो देखें जो उनका ट्रांसफर है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो जायज और कानूनी करार दे दिया गया हुआ है। अभी तक तो सदर पाकिस्तान ने उनको सीनियर मोस्ट करार दिया हुआ है, तो अभी तक तो वो बैठने का हक रखते हैं। मुझे नहीं लगता ये क्या मंतक है जिसके तहत इन्हें सरफराज डोगर के बैठने पर एतराज है। लेकिन सरफराज डोगर के बैठने से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की हैयत ही बदल गई है। उनका वोट याहिया अफरीदी के पास आ गया है और मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर जो हैं वो अकलियत में चले गए हैं। और उनके अकलियत में जाने की वजह से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जजिस के रेफरेंस आगे बढ़े हैं, जिनको पहले मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर ने ब्लॉक किया हुआ था। तो अब मुझे लगता है कि वो रेफरेंसेस चूंकि आगे बढ़े हैं, जजिस के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई है, तो उसकी तकलीफ है जिसमें खत भी लिखे गए हैं और डोगर साहब पर एतराज भी लगाया जा रहा है। इनका ख्याल है डोगर को निकाल दिया जाए तो ये वापस अपनी मनमानी कर सकेंगे। इनको भी डोगर फोबिया हो गया है। इनको रात को ख्वाब में भी सरफराज डोगर ही आता है। ये उठते बैठते सरफराज डोगर करते रहते हैं। और मैं समझता हूँ सरफराज डोगर से अभी मैन ऑफ नर्व्स ही निकले हैं। ये सारे उनको अकेले बेचारे सरफराज डोगर को पड़ जाते हैं, लेकिन वो अपने मौकफ पर कायम है। डटे हुए हैं। मुजम्मिल साहब, टीएलपी पर पाबंदी के फैसले के बाद अब सीएम पंजाब की जो सिक्योरिटी है उस पर बात करें तो वो बढ़ा दी गई है और वो बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे से खिताब करती हैं। इस पर कुछ यूट्यूबर्स हजरात हैं, वो ये कह रहे हैं कि अब जो पंजाब की क्यादत है, स्पेशली जो सीएम पंजाब है, वो खौफजदा है। इस पर आप क्या कहेंगे? उनसे पूछें कल को जब इमरान खान मुंह पर बाल्टी पहन कर चलते थे वो खौफजदा थे? हम्म। मतलब आप हमें बताएं, जब उन्होंने टेंट पे बाल्टी पहनी होती थी अपनी और वो बाल्टी पहन के चल रहे होते थे जिसकी पूरी दुनिया मजाक उड़ा रही होती थी, तो वो खौफजदा थे? आप मुझे बताएं। लेकिन वैसे तो अभी तक मरियम नवाज ने किसी बुलेट प्रूफ शीशे से खिताब नहीं किया। वो हम्म। सैलाब जदगान के काउंटर्स लगे हुए थे चेक देने के लिए, वो काउंटर्स के से उन्होंने खड़े होकर चेक किए हैं। अभी तक को बुलेट प्रूफ का शीशा सामने नहीं आया। लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि ये सब किस मुंह से बात करते हैं। इनका अपना लीडर तो बाल्टी पहन कर फिरता था, उधर उधर तो मुंह तो बाल्टी लथदी नहीं सी, इतना उसको मौत का खौफ था। तो ये दूसरों पर तनकीद करते हुए इन्हें शर्म नहीं आती। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मरियम नवाज की सिक्योरिटी के लिए कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इकदाम किए गए हैं। जैसे पहले चल रहा था वैसे ही सूरत हाल है, कोई नई बात नहीं। और ये जो शहजाद अकबर की जानिब से एक साजिशी थ्योरी पेश की गई है कि आने वाले दिनों में केपी में हालात खराब करके इमरजेंसी या फिर गवर्नर राज लगाया जाएगा, तो क्या ऐसा हो सकता है? और अगर ऐसा हुआ तो क्या ये मुल्क के मफाद में होगा? पहली बात तो ये समझेंगे, अमन और अमान सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। अच्छा। अमन और अमान कायम रखना सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है, सुहेल अफरीदी की जिम्मेदारी है। सुहेल अफरीदी अमन और अमान के हवाले से पुलिस के साथ इजलास कर भी रहे हैं। हाल ही में उन्होंने बुलेट प्रूफ गाड़ियां वापस की हैं। और वफाक की, वो अपने सूबे में अमन और अमान कायम रखे हैं। वो जिरगे कर रहे हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं। वो बड़े पॉपुलर लीडर हैं, कबायली इलाकों से उनका ताल्लुक है। वो जाएं लोगों से बात करके अमन और अमान कायम रखें। हम्म। ये तो अजीब मंतक है कि जी अगर अमन और अमान खराब भी हो गया, हालात खराब भी हो गए, तो फिर भी हमारी हुकूमत कायम रखी जाए। ये तो मुझे कोई मंतक नजर नहीं आता। लेकिन मुझे नहीं लगता अभी वफाकी हुकूमत का कोई गवर्नर राज या इमरजेंसी लगाने का मूड है। मेरे नजदीक
केपी में गवर्नर राज या इमरजेंसी लगाने का कोई मूड नहीं है। इसके और बहुत से रास्ते हैं। गवर्नर राज अब आइन में बहुत पेचीदा अमल हो चुका है और 60 दिन से ज्यादा नहीं लग सकता है। और एक राय ये भी है कि गवर्नर राज लगाने का फायदा तहरीक इंसाफ को ही होगा। उनकी नाकामियां धुल जाएंगी, लिहाजा उनकी हुकूमत को चलने देने का फैसला है। इसीलिए आपको सुहेल अफरीदी के इलेक्शन के वक्त नजर आया कि कोई वोट नहीं टूटा। एस्टेब्लिशमेंट वोट तोड़ना ही नहीं चाहती। हम्म। एस्टेब्लिशमेंट उनका हलफ होना चाहती थी, उनका इंतखाब होने देना चाहती थी। एस्टेब्लिशमेंट ने सुहेल अफरीदी का रास्ता बिल्कुल नहीं रोका। इसलिए मुझे नहीं लगता अभी इमरजेंसी या गवर्नर राज का भी कोई फैसला है। यही फैसला है कि पीटीआई की गवर्नमेंट को चलने दिया जाए और इनके गवर्नेंस के मसाइल अवाम को सामने उजागर किए जाएं, ताकि ये जो बबल है ये फट सके। तो मुजम्मिल साहब, ये जो अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि डेरा इस्माइल खान के सीएम के बाद अब जो गवर्नर हैं वो भी घर जा रहे हैं, तो क्या ये दुरुस्त है? पीपल्स पार्टी के गवर्नर हैं। जब बिलावल ने उन्हें कहा कि आप केपी जाएं और जाकर आईनी फर्ज अदा करें, तो एक राय बनी कि शायद बिलावल उनसे नाराज हैं और उन्होंने पब्लिकली जो है नाराजगी का इजहार किया है। ये स्लॉट पीपल्स पार्टी की है। पीपल्स पार्टी जिसको चाहे गवर्नर नामजद कर ले, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात तो है नहीं। ये तो आप देखें ना, दो गवर्नरियां कोटे में पीपल्स पार्टी को मिली हुई हैं। वैसे तो पीपल्स पार्टी कहती है हमारा इक्तदार में कोई हिस्सा नहीं, लेकिन दो गवर्नरियां भी तो उन्हें इक्तदार का हिस्सा मिला हुआ है ना। तो अगर कुंडी साहब से पीपल्स पार्टी नाराज है तो वो चेंज हो सकते हैं, और कोई नाराज हो तो नहीं चेंज हो सकते। अब ये अलग बात है कि बिलावल उनसे नाराज हैं और बिलावल वहां पे किसी और को गवर्नर बनाना चाहते हैं, तो वो पीपल्स पार्टी फेडरल गवर्नमेंट को कह देगी कि हमारा बंदा बदल दें। लेकिन इसमें कोई ऐसी साजिश वाली बात नहीं है कि डेरा इस्माइल खान का वजीर आला चला गया तो गवर्नर भी जाएगा। तो हो सकता है तो कुंडी साहब रहेंगे। ये पीपल्स पार्टी का फैसला है, आसफ जरदारी और बिलावल का, कि उन्होंने पीपल कुंडी साहब को कायम रखना है या नहीं रखना। क्या वो कुंडी साहब की कारकर्दगी से मुतमिन है या नहीं है। अब ये फैसला ना मुस्लिम लीग नून ने करना है ना पीटीआई ने करना है। ये एस्टेब्लिशमेंट की राय इसमें जरूर हो सकती है एक हद तक, लेकिन मामला एस्टेब्लिशमेंट और पीपल्स पार्टी के दरमियान है। आप कह लें वो दोनों ने मिलकर फैसला करना है, इसमें बाकी और किसी फरीक का कोई ताल्लुक। मुजम्मिल साहब, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बिलाखिर महमूद अचकजई जो है वो बाजाब्ता नामजद हो गए हैं, लेकिन क्या उन्हें ये ओहदा मिल सकेगा या मुश्किलात आएंगी, या महज सिर्फ नामजद किया गया? मेरे ख्याल में उनको नामजद हुआ है तो स्पीकर को उनका नोटिफिकेशन कर देना चाहिए। हम्म। लेकिन हाँ, 74 लोगों ने उनके लिए दस्तखत कर दिए हैं, तो उनका नोटिफिकेशन कर देना चाहिए। ये उनका नोटिफिकेशन रोकना गुनाह बेलज़त है। उनका उनका नोटिफिकेशन कर देना चाहिए, उन पर जिम्मेदारी डाल देनी चाहिए। ठीक है, उनका जो अफगानिस्तान के हवाले से स्टांस है वो पाकिस्तान के हक में नहीं है। वो जो उनका स्टांस है वो महरान के हवाले से वो हक में नहीं है। लेकिन उसके बावजूद मैं समझता हूँ शदीद सारे तहफुजात के बावजूद उनका लीडर ऑफ द अपोजिशन का नोटिफिकेशन हो जाना चाहिए। मैं उसको रोकना समझता हूँ कि उसका कोई फायदा नहीं होगा गवर्नमेंट को। बगैर लीडर ऑफ द अपोजिशन की असेंबली चलाना कोई अच्छी जमहूरी रवायत नहीं है। और इस निज़ाम पर ऑलरेडी सवाल उठाए जाते हैं और फिर कहा जाएगा कि असेंबली बगैर लीडर ऑफ द अपोजिशन के चलाई जा रही है। तो मुझे लगता है कि ये नोटिफिकेशन कर देना चाहिए। तो मुजम्मिल साहब, आखिर में आपसे जानना चाहूंगी, आपको क्या लगता है कि पीटीआई के हक में महमूद अचकजई जो हैं वो दुरुस्त साबित होंगे, या उनको कोई सेटबैक आगे मिलेगा उनकी वजह से? देखिए, महमूद खान अचकजई पीटीआई का कोई भला नहीं कर सकते। हम्म। एक तो वो तनहा है, उनके आने से पीटीआई की कुछ सियासी ताकत में इजाफा नहीं होता। फिर उनकी जो सियासत है वो महदूद है बलूचिस्तान तक। बलूचिस्तान से बाहर उनका कोई अमल दखल नहीं है, बल्कि जब उन्होंने सदर का इलेक्शन लड़ा तो उन्हें बलूचिस्तान से भी 0 वोट मिले थे। उनका बलूचिस्तान से भी एक भी वोट नहीं था। फिर महमूद खान अचकजई को लीडर ऑफ द अपोजिशन बनाने में हुकूमत को भी एक फायदा है कि फजलुर रहमान और महमूद खान अचकजई के वो अच्छे दोनों सियासी तौर पर एक दूसरे के मुखालिफ हैं। और इसीलिए मैं समझता हूँ कि अगर महमूद खान अचकजई को पीटीआई ने चूज किया है तो फजलुर रहमान साहब तो उधर नहीं जा सकेंगे। तो ये विन विन सिचुएशन है। मुझे नहीं लगता पीटीआई को कोई फायदा होगा, लेकिन मुझे लगता है हुकूमती इत्तेहाद को जरूर फायदा होगा। फजलुर रहमान साहब हुकूमत से जुड़े रहेंगे, इस तरफ रहेंगे, उस तरफ नहीं जाएंगे। तो इसलिए ये पीटीआई को लीडर ऑफ द ऑपोजिशन महमूद खान अचकजई का बनवा देना चाहिए हुकूमत को। मैं इसको रोकने के हक में नहीं।
तो नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए मुज़म्मिल सोवर्दी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, और हाँ, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फीडबैक से भी आगाह कीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।